मेरा नाम शौर्य नरवाल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले मैं सर्दियों की छुट्टी में मेरे अंकल के गांव चला गया था। मेरी छुट्टियां अच्छी जा रही थी। उन दिनों पास ही के एक दूसरे गांव में शायद एक मेला लगा हुआ था, तो हम सब उस दिन उस दूसरे गांव में चले गए थे। उस गांव में मेरे चाचा के दोस्त थे। उन्होंने हमें खाने पर बुलाया था। वैसे तो वो दूसरा गांव चाचा के गांव से ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे वहां बहुत मजा आ रहा था। तो उस दिन हमें उस दूसरे गांव से निकलते निकलते बहुत रात हो गई थी। तब मेरे साथ मेरे अंकल और उनका एक छोटा बेटा था। हम जब चलते चलते थोड़े आगे निकल आए तो रास्ते में ही मेरे अंकल के एक दोस्त मिल गए। वहां उनके मकान का काम चल रहा था। वो अपने खेत के पास ही एक नया मकान बना रहे थे, तो अंकल वही उनके साथ बैठ बातें करने लगे। चाचा का लड़का और मैं हम वही एक खेत के किनारे बैठकर वो सब देख रहे थे। मेरे चाचा का जो बेटा था वो मुझसे छोटा था, पर बहुत मस्ती किया करता था। और अब मुझे नींद आने लगी थी, तो मैंने चाचा के लड़के से कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। पर उनका गांव अब भी उस जगह से करीबन 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। तो चाचा के लड़के ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, रात हमारे गांव में कोई बाहर नहीं घूमता? तो मैंने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा, नहीं, क्यों, क्या हुआ है? तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले उनके गांव में एक बुजुर्ग की मौत हुई है और लोगों ने उस बुजुर्ग की आत्मा को देखा है। उसकी बात सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई और मैं चुपचाप बैठा रहा। अब रात का करीब 1 बज रहा था और सर्दी का वक्त था। तो चाचा ने मेरे पास आते हुए कहा, मैं और कुछ देर यहां रुकने वाला हूं और रात काफी हो चुकी है, तो अब तुम दोनों घर जाओ। अब ऐसी रातों में खेतों में घूमना उनके लिए आम बात थी, पर चाचा के लड़के की बात सुनने के बाद बीच रात कहीं जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उनके लड़के की बात सुनकर मैं पहले से ही डरा हुआ था। तभी उनका लड़का मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। तो चाचा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें उस बुजुर्ग आदमी के भूत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह सब झूठ है, यह तुम्हें जानबूझकर डरा रहा है। तो फिर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने कहा, मैं अकेला ही घर जाता हूं। और मैंने वहीं पड़ी एक टॉर्च उठाई और आधी रात चादर लपेटकर गांव की ओर निकल गया। तब चाचा ने मुझे बताया कि यहां से उनके गांव का रास्ता बिल्कुल सीधा है, जो कि 2 खेतों के बीच से होकर निकलता है, और मैं अगर इस रास्ते से जाऊंगा तो और जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा। तो मैं पैदल चलता हुआ खेतों के बीच में से जा रहा था। अंधेरा भी बहुत ज्यादा था और मैं उस टॉर्च की रोशनी में ज्यादा दूर नहीं देख पा रहा था। मैं थोड़ी दूर आगे चला गया। तभी मुझे आगे थोड़ी दूरी पर खेत के किनारे एक आदमी नजर आया। ठंड की वजह से उसने अपने आप को चादर से लपेटकर पूरी तरह से ढक लिया था। तो मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे आगे जाने लगा। जैसे ही मैं उसके पास से आगे निकल गया, उसने मुझे आवाज लगाई। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने आप को इस तरह से लपेट लिया था कि उसका चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे आगे जाने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे फिर से आवाज दी। आवाज से वो तो एक बुजुर्ग आदमी लग रहा था। वो चादर लपेटे हुए वही एक खेत के किनारे खड़ा था। तो मैं उस आदमी के पास चला गया। मुझे लगा शायद उसे मेरी जरूरत होगी। मेरे पास जाते ही उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम गांव जा रहे हो? मैंने उन्हें हाँ कहा। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी गांव जाना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? तो मैंने उन्हें मेरे साथ चलने के लिए हाँ कर दिया। पर दोस्तों, तब तक मैं ये बात नहीं जानता था कि दुनिया में बहुत सी ऐसी डरावनी चीजें हैं जो इंसान की मर्जी के बगैर उन्हें कुछ नहीं कर सकती, पर अगर आप गलती से भी उन्हें हाँ कर दो तो वो तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। अब वो आदमी मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन चलते हुए मैंने एक बात को महसूस किया कि वो आदमी बार बार मुझे घूर रहा है। मुझे वो अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पर कुछ देर बाद वो आदमी चलते चलते अचानक ही एक जगह पर रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी एक खेत की ओर देख रहा था। तो मैं फिर उनके पास चला गया और उनसे पूछा, बाबा चलो ना, मुझे जल्दी घर जाना है। तो उस आदमी ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, यही अंदर मेरा एक खेत है और उस खेत के पास ही एक बावड़ी है, क्या तुम कुछ देर के लिए वहां मेरे साथ चल सकते हो?
तो मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैंने टॉर्च की रोशनी में उस खेत के अंदर देखने की कोशिश की। सामने थोड़ी ही दूरी पर एक बावड़ी नजर तो आ रही थी, पर मैं यह सोचकर हैरान था कि इतनी रात उनका वहां क्या काम होगा। उन्होंने फिर से कहा, चलो ना, मैं तुम्हें वो बावड़ी दिखाना चाहता हूं। बहुत ही गहरी और पानी से भरी हुई है। मैंने फिर उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी बातों से मुझे तब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी और मैं उनसे बिना कुछ कहे फिर से गांव की ओर चलने लगा। वो आदमी फिर मुझसे कुछ नहीं बोला और फिर वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। अब मुझे शक होने लगा था कि ये इंसान जरूर कुछ गड़बड़ है। तब मुझे मेरे अंकल के बेटे की वो बुजुर्ग आदमी की भूत वाली बात याद आ गई और वो सोचकर मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गया। मेरे मन में अब कई डरावने सवाल उठ रहे थे। क्या ये वही बुजुर्ग आदमी तो नहीं? पर चाचा ने तो कहा था कि यह सब झूठ है, पर फिर ये क्या है? अब वो आदमी बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा था और थोड़ा आगे जाने पर वो आदमी फिर से एक जगह पर रुक गया और उसने झट से मेरे हाथ को पकड़कर मुझे उसी जगह पर रोक लिया। जैसे ही उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा बदन सरसराहट से कांप उठा। उसका हाथ बहुत ही खुरदुरा था, तो मैंने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, बाबा बाबा क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो उस आदमी ने फिर से अंदर खेत की ओर इशारा करते हुए उसी बात को दोहराया। यही अंदर मेरा एक खेत है और उस खेत के पास ही एक बहुत बड़ी बावड़ी है। क्या तुम कुछ देर के लिए वहां मेरे साथ चल सकते हो? चलो ना, मैं तुम्हें वो बावड़ी दिखाना चाहता हूं। बहुत ही गहरी और पानी से भरी हुई है। मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था, तो मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। न जाने क्यों वो इंसान मुझे बार बार वीराने में ले जाने की कोशिश कर रहा था और तभी मैंने अपने हाथ को जोर से झटक कर उसके हाथ से छुड़ा लिया और हाथ को झटकते ही उस आदमी की चादर नीचे गिर पड़ी। और तब जो मैंने देखा वो देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई नहीं था, वो बस चादर थी, उसके अंदर कोई आदमी था ही नहीं। और जब मैंने उन खेतों में टॉर्च की रोशनी में देखा तो आगे एक बड़ी सी बावड़ी थी और उसके पास ही एक आदमी खड़ा था जो अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हुए हाथ से मुझे उस बावड़ी की ओर आने का इशारा कर रहा था। वो देखकर मैं बहुत ही घबरा गया और तेजी से गांव की तरफ भागने लगा। मैं गांव में बस पहुंचने ही वाला था कि मुझे फिर से वो आदमी मेरी ओर आते हुए दिखाई दिया। वो अब दौड़ते हुए अपने मुंह से बहुत डरावनी आवाज निकाल रहा था। यह देखकर मैं और तेजी से भागने लगा। भागते भागते मैं गांव के बहुत करीब आ चुका था और मैं गांव के अंदर कदम रखने ही वाला था कि मेरा ध्यान वही एक बड़े से पेड़ के पास चला गया। वो आदमी अब पेड़ के बिल्कुल ऊपर खड़ा था और मुझे देख वो जोर जोर से हंस रहा था, जैसे कि वो मुझे गांव के अंदर जाने नहीं देना चाहता था। अब वो देख मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं पास ही के एक सरकारी अस्पताल में था और मेरे पास घर के सारे लोग बैठे हुए थे। मेरे अंकल कुछ ही देर बाद जब पीछे से आए थे तो उन्होंने मुझे बेहोशी की हालत में पाया था और वो मुझे उठाकर अस्पताल लेकर आए थे। तब मैंने मेरे अंकल को मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया और फिर उन्होंने मुझे उसके पीछे की कहानी बताई। अभी कुछ महीने पहले ही उनके गांव में 2 सगे भाई रहा करते थे और उस गांव के बाहर एक बावड़ी थी जो कि उन्हें उनके पिताजी के मरने के बाद मिली थी। पर उन दोनों में हमेशा उस बावड़ी को लेकर झगड़ा चलता था। तो एक दिन गुस्से में आकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की जान ले ली और उसके बाद उसकी बॉडी को उसी बावड़ी में फेंक दिया था। उसका भाई अब जेल में सजा काट रहा है। उसके बाद गांव वालों ने उस बावड़ी को मिट्टी डालकर बंद कर दिया था, पर शायद उसकी आत्मा अब भी उस बावड़ी के पास भटक रही है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होते, जहां अंधेरा होने पर चारों तरफ डर, खौफ और आहटें होती है, जहां कानों में सिर्फ किसी की दर्द भरी चीख पुकार सुनाई देती है, जहां आसमान से तमस पिघलकर जमीन का सीना चीरते हुए पाताल में समा जाता है। और ऐसी जगहों पर बस एक अनजान दर्द का एहसास होता है, एक अलग दुनिया का दर्द जो हम इंसान शायद ही कभी समझ सके। आज की कहानी ऐसे ही अजीबोगरीब घटना के बारे में है। ये कहानी उस रात की है जब अंधेरे ने कुछ वक्त के लिए धरती पर अपनी हुकूमत कायम की थी। पर उस रात जो मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैंने डर को बहुत करीब से जाना था। वो जगह ऐसी थी जहां चारों तरफ बस मौत ही मौत दिखाई पड़ती थी। उन दिनों मैंने एक अलग शहर में नई नौकरी ज्वाइन की थी।
वहां बस मुझे कुछ ही महीने हुए थे। उस रात रोजमर्रा की तरह अपना काम खत्म कर मैं अपने घर जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और तभी मुझे ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आई। मुझे ऑफिस के एक अर्जेंट काम से एक गांव जाने को कहा गया था। काम बहुत ही अर्जेंट होने की वजह से मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली और मैं उस गांव की तरफ निकल पड़ा। मैंने जब गूगल मैप पर देखा तो वो गांव शहर से काफी दूर था। मेरे ऑफिस से करीबन 5 घंटे का सफर था। सब तरफ अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। 3-3.5 घंटे के बाद शायद मैं उस गांव के काफी करीब पहुंच चुका था और कुछ देर बाद आगे रास्ते में एक मोड़ आया। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता ठीक होगा, तो मैंने वहीं अपनी गाड़ी रोककर गूगल मैप में आगे का रास्ता देखा। एक रास्ता दिख रहा था जो थोड़ा आगे जाकर शायद एक पहाड़ को घूमकर उसी गांव की तरफ जा रहा था। उस रास्ते से अंदाजन 2 से 2.5 घंटे का सफर था और जो दूसरा रास्ता था वो थोड़ा छोटा मालूम पड़ रहा था, पर उस रास्ते से जाए तो करीबन 1 घंटे का सफर बच रहा था। तो मैंने बिना कुछ सोचे ही मेरी गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी। कुछ ही देर में मेरी समझ में आ गया कि रास्ता कच्चा होने की वजह से मैं गाड़ी को तेज नहीं चला पा रहा हूं। न आसपास कोई लाइट थी और न आगे जाने का रास्ता समझ आ रहा था। मुझे एहसास हो गया कि यह शायद किसी जंगल से गुजरता हुआ एक सुनसान और वीरान रास्ता है। न आसपास कोई घर है और न ही किसी के होने के निशान। बस मैं अकेला ही इस रास्ते पर हूं। अंधेरा घना और घना होता जा रहा था। बड़ी भयानक रात लग रही थी और अब डर भी लगने लगा था। मैंने उस रास्ते को छोड़ फिर से गाड़ी को मोड़कर मेन सड़क के रास्ते पर जाने का फैसला किया। मैं कभी रात ऐसे रास्तों पर आया ही नहीं था। तभी अचानक कोई चीज तेजी से मेरी गाड़ी के सामने से दौड़ गई। एक पल के लिए मेरे बदन को जैसे करंट सा लगा। न चाहते हुए भी मैंने गाड़ी को उसी जगह पर रोक दिया और वो चीज क्या थी वो देखने की कोशिश करने लगा। तभी जंगल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। एक दर्द भरी आवाज। मैं धड़धड़ाती हुई छाती से गाड़ी से नीचे उतरा और आसपास के अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे मेरे सिर के पीछे ठंडक सी महसूस हुई और मुझे मेरे कानों के बहुत करीब किसी की आवाज सुनाई दी। चले जाओ यहां से, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। उस आवाज को सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पीछे देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मुझे चलना भी बहुत मुश्किल लग रहा था और तभी मैंने वो देखा जो मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। वो मंजर ऐसा था जैसे बहुत सारे मरे हुए लोग पाताल से उठकर आसमान की ओर जा रहे हो। वो हवा में तैर रहे थे। वो देख मैं घबराया हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। एक तरह का भयानक सन्नाटा और चारों तरफ बस मौत ही मौत थी। वह कोई भी नहीं था। मैं बस अकेला था। मैं जैसे तैसे गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चलाने लगा। कुछ ही देर में मैं फिर हाईवे पर आ गया और गांव जाने का प्लान कैंसिल कर अपने घर की ओर चला गया। पर आज मैं एक बात को जान चुका था कि इस धरती पर एक दुनिया ऐसी भी है जिसके रास्ते सिर्फ अंधेरे में दिखाई पड़ते हैं, जिसके दरवाजे सिर्फ घने अंधेरे में ही खुलते हैं। इंसानों को लगता है कि यह दुनिया सिर्फ उनकी है, मगर यह दुनिया सिर्फ इंसानों की दुनिया नहीं। यह दुनिया उनकी भी है जो अंधकार में जीते हैं। यह दुनिया उनकी भी है जिन्होंने अपने जीवन में बस दर्द और जिल्लत सही है, जिनकी मौत एक साधारण मौत नहीं थी बल्कि एक खौफनाक हादसा था। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, जहां रोशनी की कोई जगह नहीं। और ऐसी दुनिया में इंसानों को कभी भी गलती से भी कदम नहीं रखना चाहिए। मेरा नाम विक्रांत है और मैं नागपुर का रहने वाला हूं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे साथ तब घटी थी जब मैं मेरे 12th एग्जाम की पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों घर वालों ने मुझे पढ़ाई के लिए मेरे नानी के घर भेज दिया था। तब मैं वहां मेरे कुछ दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी किया करता था। एक रात हमेशा की तरह मेरे दोस्त पढ़ाई के लिए मेरे घर आए हुए थे और रात करीबन 1 बजे न जाने उन्हें क्या सूझा। उन्होंने कहा कि चलो बाहर कहीं घूम कर आते हैं। बीच रात बाहर घूमने का मजा कुछ और ही होता है। अब बात ऐसी थी कि वो वहां के ही रहने वाले थे, पर मैं वहां ज्यादातर छुट्टियों में ही आया करता था, तो मैं ज्यादा उस जगह के बारे में जानता नहीं था और आज तक मैं कभी आधी रात वहां घूमा भी नहीं था। तो फिर रिहान, अंकुश, वेदांत और मैं, हम चारों उस रात चुपचाप मेरे घर से निकल गए। ये बात शायद 8 जनवरी की रात की है।
हम सब आपस में बातें करते हुए उस जगह के सुनसान रास्तों और गलियारों से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक शमशान घाट भी है जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो हम टहलते हुए उसी शमशान घाट के रास्ते पर पहुंच गए। उस दिन ठंड भी बहुत ज्यादा थी, तो रिहान ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर वो हमारे साथ चलने लगा। हम सब मस्ती करते हुए आगे आगे चले जा रहे थे। तभी रिहान को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था। उसने हमसे कहा भी कि उसे कोई पुकार रहा है। हमने अपने आसपास देखा, पर वहां तो सब शांत था। हमें लगा कि ये उसका वहम होगा और हम फिर से आगे चलने लगे। तभी कुछ दूर जाने के बाद हमें अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज बस रिहान को नहीं बल्कि हम सबको सुनाई दी थी। उस आवाज को सुनते ही हम सबने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे और चारों तरफ गहरा अंधेरा था और घना सन्नाटा। वेदांत और अंकुश के पास मोबाइल था, तो उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और उसकी रोशनी में हम आगे चले जा रहे थे। पर जब हमने वो अजीब रोने की आवाज सुनी तो हम लोगों ने उसी वक्त वापस घर लौट जाने का फैसला किया। लेकिन वापस आते हुए हमने जो देखा वो देख हम सब की हालत खराब हो गई। उस शमशान घाट की दीवार को लगकर पीपल का एक बड़ा सा पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर एक सफेद रंग का साया लटक रहा था। इतने अंधेरे में वो भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। उसका चेहरा था भी या नहीं पता नहीं, पर वो ऐसे लटक रहा था जैसे किसी ने अपने आप को फांसी लगा ली हो। हम सब के लिए वो बहुत ही डरावना एहसास था। हम फ्लैश की रोशनी में उसे देख पाते तब तक वो साया वहां से गायब हो चुका था। वो देख हम सब डर से कांपने लगे। फिर हम सब तेजी से उस शमशान घाट के किनारे वाले रास्ते से चलने लगे। हमें जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकलना था। वो माहौल इतना खौफनाक था कि हमारी नस नस कांपने लगी थी। डर के मारे रगों में खून इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि हम उसे महसूस कर सकते थे। आंखों को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तेजी से हमारे सामने से यहां वहां गुजर रहा है। पर उससे भी अजीब बात यह थी कि जितनी तेजी से हम चल रहे थे उतनी ही तेजी से हमें पीछे से कुछ लोगों के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। हम रुक जाते तो आवाज भी रुक जाती थी। हमारी धड़कनें तेज चल रही थी। बात करने भर की भी हम में जरा सी भी हिम्मत नहीं थी। हमने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगे। पर कुछ देर बाद हम सब ने एक बात महसूस की कि हम सब वहां से बाहर निकलने की बजाय बस उस शमशान को गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। हम कहीं जा ही नहीं रहे थे, बस उसी जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। तब वेदांत ने कांपती आवाज में कहा, दोस्तों ये छलावा है। कोई चीज है जो हम सबको यहां रोक रही है। वो नहीं चाहती कि हम यहां से बाहर जाए। और बस क्या था, वो सुनते ही हम सबके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। तब रिहान ने सबको आगे खींचते हुए कहा, अगर ये छलावा है तो कुछ मत करो, बस चलते रहो जब तक ये रास्ता खत्म नहीं हो जाता। हम फिर से तेजी से चलने लगे। हमारे चलने के साथ साथ ही पैरों की आवाज बहुत तेज होती चली जा रही थी। तो हम बिना बात किए चुपचाप बस चल रहे थे। मेरे लिए तो यह एहसास मौत के बराबर था। मुझे अंदर से लग रहा था कि न जाने क्यों मैं इन सब के चक्कर में पड़ गया, और ऊपर से घर वालों को भी कुछ पता नहीं था। तभी वेदांत ने कहा, अरे मोबाइल है ना, चलो किसको फोन लगाकर यहां बुला लेते हैं। पर जब उसने अपना मोबाइल देखा तो उसमें जरा भी नेटवर्क नहीं था। वो देखते ही अंकुश ने भी अपना मोबाइल चेक किया, पर उसके फोन में भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तब रिहान ने फिर से कहा, मैंने कहा ना ये छलावा है, तो बस चलते रहो। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, पीछे से एक बहुत जोर का हवा का झोंका आया और उसके शरीर से आर पार निकल गया। अगले ही पल रिहान बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। किसी तरह हम तीनों ने उसे उठाया और भगवान का नाम लेते हुए हम सब वहां से भागने लगे। उस वक्त हमें बस रिहान की फिक्र हो रही थी। बहुत देर तक भागने के बाद हम किसी गली के पास पहुंच चुके थे। हम सब भागते भागते बहुत थक गए थे, तो हमने रिहान को वही रास्ते के किनारे एक फर्श पर लेटा दिया। जैसे ही हमने उसे नीचे रखा, उतने में ही रिहान को होश आ गया। हमें लगा कि चलो शुक्र है, इसे होश तो आ गया, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इसके आगे और बुरा होने वाला है। रिहान जैसे ही उठा, पहले तो वो जोर से चीख पड़ा, और जब हम उसे देखने के लिए आगे बढ़े तो उसने जोर से उठते हुए एक दोस्त के पैर को दांत से काट लिया। वो भी दर्द की वजह से जोर से चिल्लाया। तब हमने देखा कि रिहान असल में होश में था ही नहीं।
उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो अजीब तरह से आवाज भी कर रहा था। तो हमने उसे जोर का धक्का दिया तो वो फिर से नीचे गिर पड़ा। वेदांत और अंकुश चिल्लाए भी कि भागो यहां से, अरे ये रिहान नहीं है। तब उस वक्त हम सब उसे वहीं छोड़कर भाग जाना चाहते थे, लेकिन फिर मुझे इस बात से डर लगा कि घर में सबको पता है कि रिहान हमारे साथ है, तो अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी। फिर मैंने रिहान को होश में लाने की कोशिश की और मेरे बाकी 2 दोस्तों ने जोर जोर से एक दुकान का शटर बजाना शुरू किया। हमें लगा शायद कोई तो हमारी आवाज सुनकर हमारी मदद के लिए वहां आ जाएगा। तभी पास ही के एक दुकान का शटर खुला और 2-3 लोग दौड़ते हुए बाहर आए। पहले तो उन्हें लगा कि कोई चोर वगैरह है, पर रिहान की हालत देख वो समझ गए कि हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो हमने उन्हें रिहान के बारे में सब बताया और ये भी बताया कि कैसे उसे उस शमशान के पास एक साया नजर आया था और उसके बाद से ही रिहान की हालत खराब हो गई है। पहले तो वो लोग हम पर बहुत चिल्लाए, हमें बहुत डांटा, और फिर उन लोगों ने रिहान के पास जाकर देखा तो वो अब भी वैसे का वैसा ही था। अजीब तरह से आवाज कर रहा था और अजीब तरह से अपने आप में ही हंस रहा था। तो वो लोग हम सबको पास ही के किसी बाबा के पास लेकर चले गए। हम भी उस वक्त जाने के लिए राजी हो गए क्योंकि हमारे पास उस वक्त और कोई चारा ही नहीं था। वहां जाते ही रिहान जोर जोर से आवाज करने लगा। वो बाबा के पास नहीं जाना चाहता था। तब उन लोगों ने बाबा को पूरी बात बता दी और फिर बाबा ने हम सबको उनके घर के बाहर रुकने को कहा और सिर्फ रिहान को अंदर बुलाया। लेकिन रिहान अब भी अजीब तरह से घू घू की आवाज किए जा रहा था और घर के अंदर जाने से मना कर रहा था। वो बीच बीच में सबके सामने खाने की अजीब मांग कर रहा था। मुझे बहुत सारा मटन चाहिए, मुझे बाल्टी भरकर खून चाहिए, मुझे बहुत सारा पानी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी वो अजीब मांग सुनकर हम सब चौंक गए थे। हम सब डरे हुए थे क्योंकि अगर रिहान को कुछ भी हो जाएगा तो हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये शायद आपको झूठ लगेगा, पर रिहान पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका था जो खाना और खून मांग रही थी। ये सब हमारे सामने हो रहा था और इन सब चीजों से हम बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। रिहान उस मकान के चौखट के बाहर दोनों पैर फैलाकर किसी बच्चे की तरह बैठा हुआ था। तो बाबा उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर लेकर चले गए और उसे घर के बीचों बीच एक खंबे से बांध दिया और फिर अंदर से दरवाजा लगा लिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हमने देखा कि वो पसीना पसीना हो चुका था और थककर वही खंबे से लटक रहा था। वो अब होश में आ चुका था, लेकिन बाबा ने हमें अंदर आने से मना कर दिया। तब उन लोगों ने हमें बताया इस मकान के अंदर और भी बुरी आत्माएं हो सकती है जो हमें देख गुस्सा हो सकती है और हम पर हमला कर सकती है, इसलिए हम सब बाहर रुके हुए हैं। रिहान खुद अपनी खुद की हालत देख बहुत डरा हुआ था। उसने वहां बहुत सारी उल्टियां की थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो अब ऐसी हालत में था जैसे बेहोशी से जाग रहा हो। कुछ देर बाद बाबा ने उसे छोड़ दिया तो हमने उसे उस शमशान घाट के रास्ते पर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया और सूरज उगने से पहले हम सब वहां से निकल गए। हम सब वहां से निकल तो गए थे, पर हम सब अभी भी बहुत डरे हुए थे। वो बहुत ही अजीब रात थी। घर पहुंचने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। मैंने उसी दिन पापा को वहां बुला लिया और उसके बाद मैं दादी का घर छोड़कर वापस अपने घर चला गया। उस हादसे के बाद मुझे आज भी दादी के घर जाने में बहुत डर लगता है। दोस्तों, इस कहानी का नाम है बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है जो कुछ महीने पहले मैंने खुद लिखी थी। तो ये कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। कहानी सुनकर जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तन गांव की है। तब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर नौकरी की तलाश कर रहा था। उन दिनों गांव के लोग डरे डरे रहा करते थे। शाम होते ही सब अपने अपने घर वापस लौट आते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था और अगर कोई जरूरी काम से घर से बाहर निकलता भी तो लोग उसे यही कहते थे कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। गांव के लोगों का कहना था कि गांव के पास से जो एक पहाड़ी रास्ता गुजरता है उस रास्ते पर किसी की पुकार सुनाई देती है। कोई है जो तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारती है। उसे सुनने के बाद उस पुकार की ओर जाने का बहुत मन करता है, पर उस पुकार की ओर कभी भी जाने का नहीं। जो भी गया वो फिर लौटकर वापस नहीं आया। पर इसके पीछे की असल कहानी की शुरुआत 2000 साल की घटना से होती है,
मैं और मेरे कुछ दोस्त हम सब तब रात भर स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। तारीख ठीक से याद नहीं, पर सर्दियों का मौसम था। रात काफी हो चुकी थी। ठंड के चलते मैं और मेरे कुछ दोस्त स्कूल के आंगन में आग जलाकर बैठे हुए थे। हंसी मजाक किसी कहानियों में वक्त गुजर रहा था और तभी अचानक हम सभी को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। हम सब उस आवाज की तरफ दौड़ने लगे। हम सब ने गौर से सुना तो वो आवाज काफी दूर से आ रही थी। हम सब उस आवाज की दिशा में बढ़ते बढ़ते एक सुनसान रास्ते पर आ गए। वो वही पहाड़ी रास्ता था जहां जाने से आज लोग डरते हैं। सामने एक गाड़ी तेजी से जल रही थी। आग इतनी ज्यादा थी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। आग ने पूरी गाड़ी को अपने चपेट में ले लिया था, लेकिन जब तक हम उस गाड़ी के पास पहुंच जाते आवाज आना बंद हो चुका था। एक बात जो हम सब जान चुके थे कि गाड़ी में कोई तो था जो अब जलकर खाक हो चुका था। डर के मारे हम सब वहां से भाग खड़े हुए। वापस गांव आकर चुपचाप अपने अपने घर जाकर सो गए। उस घटना के बाद दूसरे दिन पुलिस एक तस्वीर लेकर पूछताछ करने गांव पहुंच गई तो पता चला कि उस रात गाड़ी में किसी औरत की जलकर मौत हो गई थी। तस्वीर इतनी डरावनी थी कि उस औरत को पहचानना भी मुश्किल था। वो औरत कौन थी, वो हादसा कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे रोजमर्रा के कामों में हम सब उस घटना को भूल भी गए थे। फिर कॉलेज के लिए शहर की तरफ आना जाना शुरू हुआ। दोस्त अब बड़े हो गए थे। नौकरी की तलाश में कईयों ने गांव तक छोड़ दिया था। दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए और फिर एक दिन मेरी भी शहर में नौकरी लग गई। इस बात से बाबूजी काफी खुश थे, पर मां नहीं चाहती थी कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं दूर जाऊं। आखिरकार बाबूजी के समझाने पर वो राजी हो गई। मैंने अपना सारा सामान बांध कर रख दिया था। मैं शाम की बस से शहर जाने वाला था। मुझे बस स्टॉप पर छोड़ने बाबूजी खुद आए थे। बाबूजी और मैं बस का इंतजार कर रहे थे। तब बाबूजी ने अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, आज ये बस को क्या हो गया है? 5 बजे की बस थी, पर अब 6:30 बज गए हैं। फिर भी बस का कोई अता पता नहीं। शायद रास्ते में बंद पड़ गई होगी, आती ही होगी बाबा। मैंने बाबा को जवाब दिया। बाबा ने एक नजर मेरी तरफ देख फिर सूरज की तरफ देखा। सूरज डूबने लगा था। धीरे धीरे सब तरफ अंधेरा फैलने लगा था। मेरा कल इंटरव्यू था और बाबूजी चिंतित थे कि अगर मैं कल शहर नहीं पहुंच पाया तो कहीं नौकरी मेरे हाथ से न निकल जाए। थोड़ी देर यहां वहां देखने के बाद बाबूजी ने नीचे रखा सामान उठाया और तेजी से सामने के रास्ते पर चलने लगे। मैं अपनी जगह पर ही खड़ा था। चलते चलते वो रुक गए और उन्होंने मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? गाड़ी तो आने से रही। चलो चल के पास के गांव में जाते हैं। बस जरूर वहीं रुकी होगी। घंटे 2 घंटे की तो बात है। पर मैं वहीं के वहीं खड़ा था, क्योंकि जिस रास्ते से वो जाने की बात कर रहे थे वो वही रास्ता था जहां उस औरत की जलकर मौत हुई थी। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया था। इतने सालों बाद भी उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता था। मैंने पीछे से यह आवाज दी, बाबूजी, क्या हम कल सुबह नहीं जा सकते? अंधेरा होने वाला है। और बाबूजी फिर रुक गए और हंसते हुए बोले, और क्या? रास्ते में तुम्हें भूत खा जाएगा? बेटा, मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी जवानी इस गांव में गुजरी है। ऐसे कई भूत आए और चले गए। ये भूत भूत कुछ नहीं होता। चलो बाकी का सामान उठाओ और पीछे पीछे चले आओ। मैं उस सुनसान वीरान रास्ते से जाना नहीं चाहता था, पर बाबूजी अकेले ही उस रास्ते से चल पड़े थे और मैं उनको मना भी नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप अपना बैग उठाकर उनके पीछे चलने लगा। बाबूजी, मैंने दोस्तों से सुना है कि उस रास्ते पर किसी की आवाजें सुनाई पड़ती है। हाँ, मैंने भी वो आवाजें सुनी है। क्या सच में? और फिर भी आप? हाँ बेटा, मैंने आवाजें सुनी है, पर जानवरों की, पेड़ पत्तों की, हवाओं की और पास से ही बहती नदी की। पर गांव के लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं? ये वो आखिरकार है कौन? बेटा, अफवाहें फैलने में देर नहीं लगती। पर बाबूजी, मैंने सुना है कि जब किसी की दर्दनाक मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा उस जगह पर भटकती रहती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, मगर यह सब सुनी सुनाई बातें हैं, इसलिए तो आंख और कान में अंतर है। बाबूजी ऐसे ही बातें किए जा रहे थे, पर मेरा सारा ध्यान आसपास के रास्ते पर था। अंधेरा हो चला था
रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर बाबूजी फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आसपास सब तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। जानवरों की आवाजें आ रही थी। मुझे अब काफी डर लगने लगा था। या तो जंगल के जानवर हमें खा जाएंगे, या फिर वो चुड़ैल, वो भूत, जो कोई भी है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम गांव से काफी दूर आ चुके थे। बाबूजी आगे आगे बढ़े जा रहे थे और मैं चुपचाप उनके पीछे चला जा रहा था। रास्ता एक छोटे पहाड़ से गुजरता था। बाबा अचानक से थककर एक जगह पर रुक गए। उनकी सांस फूल गई थी। वो जोर जोर से सांस लेने लगे थे। मैं पास जाता तब तक उनका बदन पसीना पसीना हो गया था। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ आपको? हाँ, थोड़ा थक गया हूं बेटा। बाबूजी, आप एक काम कीजिए, आप वापस गांव चले जाइए। मैं अकेला आगे जाता हूं। हालांकि ये कहते हुए भी मैं डरा हुआ था, पर जब मेरा ध्यान उनकी तरफ गया तो देखा कि अचानक से उनके हाथ पांव कांपने लगे थे। वो अपना पूरा शरीर झटक रहे थे। उनकी मुंह से हूं 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 ऐसी आवाजें आ रही थी। बाबूजी को ऐसी हालत में देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पूरे बदन से अचानक से जैसे बिजली से दौड़ गई। मेरे भी हाथ पांव थरथराने लगे। मैंने फट से अपनी बैग से पानी की बोतल निकाली और बाबूजी के मुंह पर पानी छिड़का। बाबूजी, बाबूजी, आप ठीक तो है ना? बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी धीरे धीरे होश में आने लगे। मैंने कपड़े से उनके चेहरे का पसीना पोंछ दिया। बाबूजी, क्या हुआ आपको? आप ठीक हो ना? उनका हाथ थर थर कांप रहा था। वो अपने हाथ से सामने की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा, मैंने आगे उस पेड़ के पास एक औरत को देखा और न जाने अचानक से मुझे क्या हो गया। मैं तुमको बताने ही वाला था कि वहां सामने एक औरत जा रही है, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा हो। बाबा की ये बात सुनकर मेरे भी पसीने छूट गए। मैंने आसपास नजर घुमाकर देखा, पर अंधेरा होने के कारण कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। बाबा अब उठकर खड़े हो गए और मुझसे बिना कुछ कहे अपने हाथों से अपने पीछे आने का इशारा करने लगे। उनका यह बर्ताव देख मैं और डर गया। वो तेजी से आगे चले जा रहे थे और बार बार मुझे जल्दी जल्दी से पीछे आने को कह रहे थे। अब ये सब डरावना लग रहा था। थोड़ी सी भी आहट से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और बाबा फिर से अचानक से एक जगह पर रुक गए, जैसे उन्होंने किसी की आवाज सुन ली हो। तो मैंने बाबा से कहा, अब बाबा अब भी वक्त है, हम वापस घर जा सकते हैं। बात मत करो, उसने हमारी आवाज सुन ली तो हमें पुकारने लगेगी। मैं अंदर ही अंदर काफी डर गया था। बाबा क्या बोल रहे थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले वो खुद मुझे कह रहे थे कि ये भूत वूत सब बकवास है, और अब खुद ही मुझे डरा रहे थे। और तभी हम दोनों को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। उसे सुनते ही बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम पीछे मुड़कर गांव की तरफ भागने लगे। हमें पीछे से कोई पुकार रहा था, हम दोनों को। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लग रहा था मानो उसके पास चला जाऊं। मैंने अपना हाथ बाबा के हाथों से छुड़ाना चाहा, पर बाबा ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मैं हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था। पर मेरा मन उस आवाज की तरफ खींचा जा रहा था। क्या मधुर आवाज थी वो! जिसकी आवाज इतनी कोमल और मधुर हो, वो खुद दिखने में कितनी सुंदर होगी। वो तो सुंदरता की जीती जागती मूर्त होगी। मेरे मन में अब यही विचार आ रहे थे, बस एक बार उसे देख लूं, बस एक बार उसके पास चला जाऊं। पर बाबा मुझे खींचे चले जा रहे थे। मैं किसी लाश की तरह उनके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि मेरा मन अब उनके साथ जाने को तैयार ही नहीं था। मेरा मन तो उस आवाज की ओर, उस पुकार की ओर जाने को कह रहा था। और अचानक बाबा किसी पत्थर से टकराए और नीचे गिर पड़े। मेरा हाथ उनके हाथ से छूट गया। बाबा मेरी तरफ देख रहे थे, पर अब मैं डरा हुआ नहीं था, बाबा डरे हुए थे। मैं तो खुश था कि उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे हंसता हुआ देख वो और भी डर गए, पर तब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मैं पीछे मुड़कर उस आवाज की तरफ दौड़ने लगा। मुझे तो बस वो आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा फिर से खड़े होकर मुझे पकड़ने भागे। कुछ दूरी पर उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, जोर जोर से कुछ चिल्लाकर बार बार गांव की ओर इशारा कर रहे थे, पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे तो वो कोमल मधुर आवाज सुनाई दे रही थी,
वो मुझे पुकार रही थी, मुझे अपने पास बुला रही थी। मैंने बाबूजी को जोर का धक्का दिया और फिर से उस आवाज की तरफ पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं पास के अस्पताल में था। सामने मेरी माँ और गांव के कुछ पड़ोस वाले खड़े थे। मेरी हालत देख मेरी माँ रो रही थी। बाबा बाहर दरवाजे पर खड़े होकर मुझे ही देख रहे थे। बाबा की आंखें भी आंसू से भर गई थी। मुझे रात को क्या हुआ था कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। मेरे होश में आने पर डॉक्टर ने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा। डॉक्टर नहीं चाहते थे कि कहीं किसी की बात से रात की घटना को याद कर मेरी तबीयत और बिगड़ जाए। बाबा अकेले ही वहां रुक गए। वो काफी देर से दरवाजे के बाहर रुके हुए थे। सबके बाहर जाते ही वो मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। बेटा, कैसा लग रहा है अब? ठीक हूं बाबा, पर कल हम उस जंगल के रास्ते पर थे। अचानक मैं यहां कैसे आया? बेटा, मैं तुम्हें सब बताता हूं, पर तुम शांत रहना, डरना नहीं। अब सब ठीक है, तुम भी अब ठीक हो जाओगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, पर बाबा रात हुआ क्या था? कल शाम हम बस के इंतजार में पास के गांव जा रहे थे। बाबा मुझे वो याद है, पर उस सुनसान रास्ते पर आप अचानक बीमार पड़ गए थे और अचानक आप उठकर गांव की तरफ भागने लगे। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बीमार नहीं पड़ा था बेटा, मैंने उस चुड़ैल को देख लिया था। शायद उसने मुझ पर कब्जा करना चाहा, पर भगवान का शुक्र था कि तब मैं बच गया और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं गांव की तरफ भागने लगा। पर तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही थी। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर तुम मुझ पर हंसे जा रहे थे। और तब मैं समझ गया उस चुड़ैल ने तुम्हें पुकारा है, वो तुम्हें बुला रही है। तुम अचानक से उस आवाज की ओर भागने लगे। एक बार तो मैंने तुम्हें रोकना भी चाहा, पर तुम मुझे धक्का देकर फिर से भागने लगे। तब मुझे बड़ा डर लगा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। पर बाबा, फिर मैं वापस यहां कैसे आया? लोग तो कहते हैं कि कोई उस आवाज की ओर जाए तो वापस लौट कर नहीं आता। हाँ, कहते तो है, पर मैं रात भर तुम्हारे साथ था। मैं वापस घर नहीं आया, इसलिए गांव के लोग हमें ढूंढते हुए उस पहाड़ी रास्ते पर आ गए। तुम्हारी मां ने हमारी चिंता के कारण गांव वालों को इकट्ठा किया था। गांव के लोगों ने देखा तो तुम एक गड्ढे में बेहोश पड़े थे और फिर वो तुम्हें उठाकर अस्पताल ले आए। और वो चुड़ैल बाबा, उसका क्या हुआ? बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं जानता था कि उस रास्ते पर खतरा है, पर फिर भी मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले गया। मुझे लगा कि इतने साल गुजर चुके हैं तो शायद वो बुरी आत्मा वहां से जा चुकी होगी और मुझे तुम्हारी नौकरी की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि वो सब अफवाहें हैं। पर गांव के लोग जो कहते हैं वो सच कहते हैं कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। बाबा आप शांत हो जाइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे काफी बुरा लगा। इसमें बाबा की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस मेरा भला चाहते थे। बाबा को समझाकर मैंने शांत किया। बाबा फिर मुझे एक किस्सा सुनाने लगे। बेटा, तुम शायद स्कूल में थे। उस वक्त मैं और मेरा एक दोस्त रमेश, हम ऐसे ही एक दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहे थे। आते आते हमें काफी देर हो गई थी। उस रात भी हम उसी रास्ते से गांव की ओर आ रहे थे। तब भी मैं उस चुड़ैल और उसकी उस कहानी पर विश्वास नहीं करता था। हम दोनों बातें करते हुए चले आ रहे थे और अचानक से हम दोनों को उस चुड़ैल की आवाज सुनाई दी। तब रमेश ने झट से अपने कान बंद कर लिए। वो आवाज इतनी मधुर थी कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और फिर मैं उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। मेरे मन पर जैसे उस आवाज ने जादू सा कर दिया था। मेरे पूरे शरीर पर जैसे उस आवाज का कब्जा हो चुका था। रमेश मुझे रोक रहा था, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर रमेश ने किसी चीज से मेरे सर पर जोर का वार किया और पास ही के गड्ढे में मुझे गिराकर वो कहीं भाग गया। फिर सुबह जब मैं गांव वापस आया तो पता चला कि रमेश रात भर घर ही नहीं आया था और ना ही गांव में किसी ने उसे देखा था। मतलब बाबा, ऐसा आपके साथ पहले भी हुआ था? हाँ, उसके बाद मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया, पर मुझे लगा कि उसे बीते कई साल हुए हैं। अब तक तो वो आत्मा, वो चुड़ैल वहां से जा चुकी होगी।
इसी भ्रम में मैंने तुम्हें उस रास्ते से ले जाने की गलती की। और फिर रमेश का क्या हुआ बाबा? पता नहीं, उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। उस घटना के बाद कुछ महीनों में गांव के और 3-4 लोग गायब हो गए और फिर मैंने गांव वालों को उस रास्ते की कहानी बताई और वो रास्ता सबसे पहले मैंने ही बंद किया था। बाबा मुझे उनके किस्से सुनाए चले जा रहे थे। यह रात जमीन पर उतर आई थी। अंधेरा हो चुका था और खिड़की से चांद की रोशनी दिखाई पड़ रही थी। उस रात भी मुझे उस चुड़ैल की कोमल मधुर आवाज सुनाई दे रही थी, पर बाबा रात भर मेरे साथ बैठे हुए थे, इसलिए मेरे मन में उस आवाज की ओर जाने की जरा भी इच्छा नहीं हुई। कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत ठीक हो गई। मुझे अस्पताल से छोड़ने वाले थे। गांव के कुछ लोग मुझे लेने आए थे। मैं काफी खुश था। मैंने गांव वालों से पूछा, माँ और बाबा कहाँ है? वो नहीं आई मुझे लेने। तब मेरे एक दोस्त ने कहा, माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने फिर से उनसे पूछा, और बाबा? ये पूछते ही सब शांत हो गए और आपस में ही बात करने लगे। और फिर गांव के बाबा के एक दोस्त आगे बढ़े। मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में उन्होंने कहा, शायद तुम्हारे बाबा नहीं रहे। शायद मतलब? मतलब बेटा, जिस रात तुम दोनों गांव से बाहर उस सुनसान रास्ते पर गए थे, उस रात के बाद वो वापस गांव नहीं आए। हमने तुम्हें और उन्हें काफी ढूंढा। तुम तो एक गड्ढे में गिरे हुए मिल गए, पर बाबा कहीं नहीं मिल पाए। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई और मुझे उनकी बात याद आ गई। शायद कुछ साल पहले बाबा की जान बचाने के लिए उनके दोस्त रमेश ने जो उनके साथ किया था, वही बाबा ने मेरे साथ किया था। उसके बाद मैं घर तो चला गया, पर कई दिनों से मेरे मन में यह सवाल उठ रहा था कि वो चुड़ैल आखिर कौन है और वो लोगों को क्यों पुकारती है। मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद है कि बचपन में जब मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो हमने एक गाड़ी को जलते हुए देखा था और उस दिन उस गाड़ी में एक औरत की जलकर मौत हुई थी। एक दर्दनाक मौत। मुझे अंदर ही अंदर यह लग रहा था कि हो न हो ये चुड़ैल वही औरत है। तो मैंने मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों से उस चुड़ैल के बारे में पूछताछ करना शुरू किया, और उस घटना के सिवाय किसी को कुछ पता ही नहीं था। आसपास के गांव, अस्पताल और पुलिस स्टेशन जाकर भी देखा, पर लोग उस घटना को छोड़कर उस औरत के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं थे। न पुलिस वाले कुछ बताने को राजी थे और न ही अस्पताल वाले। उस औरत के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी मिल नहीं पा रही थी। इस बात से मैं थोड़ा निराश हो गया था। तभी एक शाम हमारे ही गांव के एक बड़े बुजुर्ग आदमी ने मुझे एक बात बताई जो गांव में कोई भी नहीं जानता था। बेटा, कई दिनों से देख रहा हूं तुम उस औरत, उस चुड़ैल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या करना चाहते हो मुझे पता नहीं, पर एक इंसान है जो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव है, वहां एक बहरा रहता है। उसका नाम सुधाकर है, पर गांव में सभी उसे बहरा कहते हैं। सुना है कि एक रात उसका भी उस चुड़ैल से सामना हो गया था, लेकिन वो अकेला ऐसा इंसान है जो बच गया था। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। उनकी बात सुनकर मैं झट से उस बहरे की खोज में निकल गया। पहाड़ उतरकर नीचे गांव गया तो पता चला कि वो अब वहां नहीं रहता। कई साल पहले उसने उस गांव को छोड़ दिया है और अब वो गांव के बाहर एक टूटे फूटे से मकान में रहता है। मैं जब उस मकान को ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो सुधाकर अपने खेत जाने की तैयारी कर रहा था। मैं जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। सुधाकर पहले तो मेरी बात को समझ ही नहीं पाया, तो मैंने कागज पर मेरी बात लिखकर उसके सामने रख दी। सुधाकर बहरा होने की वजह से मैं अपने सारे सवाल एक कागज पर लिख कर लाया था। उसमें मेरी आप बीती और मेरे बाबा के बारे में सब लिखा हुआ था। सुधाकर सुन नहीं सकता था, पर वो बोल सकता था। उसने मेरी आप बीती पढ़ी और वो मुझे उस रात की कहानी के बारे में बताने लगा। उस घटना को हुए अब 10 साल हुए हैं। मैंने ये कहानी आज तक किसी को नहीं बताई। बताता भी किसे, शायद कोई सुनता ही नहीं, पर तुम्हें बताता हूं। ये एक गरीब किसान की सच्ची कहानी है जो इसी गांव में रहा करता था। गरीब था पर ईमानदार था, सच्चा था। गांव में सभी लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी शादी हो गई। गांव वालों ने भी उसकी शादी धूमधाम से की। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, ऐसे जैसे मानो कोई अप्सरा हो। पर वो जितनी खूबसूरत थी उससे कई ज्यादा मधुर उसकी आवाज थी।
ऐसी मधुर आवाज कि किसी को भी मोह लेती थी। सुरीली उसका नाम था। पर कहते हैं ना, इस दुनिया में जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं। उस किसान की शादी को अभी बस कुछ ही दिन हुए थे, पर गांव के बड़े अमीर जमींदार लोगों की सुरीली पर बड़ी बुरी नजर थी। इस बात से बेखबर किसान अपने रोजमर्रा के कामों में लगा रहता था। एक रोज उन जमींदारों ने उस किसान को जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाने को कहा। आगे क्या होने वाला है इस बात से अनजान किसान जंगल तो गया, पर वो उनकी चाल को समझ नहीं पाया। बड़ा ही भोला इंसान था। उस रोज उन बुरे लोगों ने सुरीली को घर में अकेला पाकर उससे जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। उसकी इज्जत पर हाथ डाला। किसी गीदड़ की तरह सब उसे नोच नोच कर खाना चाहते थे। जैसे तैसे सुरीली उनके हाथों से बच निकली और अपने पति को पुकारते हुए जंगल की ओर भागने लगी। किसान बेचारा लकड़ियां तोड़ने में मशगूल था कि तभी उसने सुरीली के चीखने की, पुकारने की आवाज सुनी। किसान को सामने खड़ा देख खून में लथपथ सुरीली उसके सामने ही गिर पड़ी। किसान बार बार उससे पूछता रहा, पर वो उससे कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो तो बस दर्द से चीख रही थी। और फिर कुछ ही देर में वहां दो गाड़ियां आ पहुंची। एक गाड़ी में वो जमींदार लोग थे और दूसरी गाड़ी में पुलिस। उन लोगों ने किसान और उसकी पत्नी को बहुत मारा, बहुत बुरी तरह से पीटा, और फिर पुलिस ने किसान को उठाकर उनकी गाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद उन बुरे लोगों ने सुरीली को अपनी गाड़ी में बंद कर गाड़ी को आग लगा दी। सुरीली चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी को उस पर रहम नहीं आया। किसान इतनी बुरी हालत में था कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अधमरी हालत में बस पड़ा रहा। सुरीली आखिरी सांस तक उसे पुकारती रही। वो किसान की आंखों के सामने जल रही थी और उसके बाद एक झूठा केस बनाया गया और फिर किसान को अपनी ही पत्नी के खून के जुर्म में 7 साल की सजा हो गई। दिन बीतते चले गए, साल बीतते चले गए। जेल से छूटने के बाद किसान फिर अपने गांव वापस आया। उन बुरे लोगों ने तब तक किसान और सुरीली के बारे में सब गलत बातें फैलाई थी। गांव के लोगों ने भी उसे बच्चलन समझकर भुला दिया था। फिर एक दिन वो किसान ऐसे ही अपने घर से निकल पड़ा, उसी जगह जहां उसकी पत्नी की मौत हुई थी, क्योंकि उसने लोगों से सुना था कि पिछले कुछ सालों में पहाड़ के रास्ते पर कई लोग गायब हो चुके हैं। कोई चुड़ैल है जो लोगों को पुकारती है और उन्हें गायब कर देती है। पर किसान को अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि हो ना हो ये उसकी सुरीली है। वो इस सोच में उस पहाड़ी रास्ते पर चला गया कि शायद उसे कुछ मिल जाए। और जब किसान वहां पहुंचा तो उसने सुरीली की पुकार सुनी, वो मधुर आवाज जिसे उसने कई साल पहले सुना था। एक बार फिर उसने उस आवाज को अपने कानों में महसूस किया था। उसने सुरीली को महसूस किया था और फिर किसान उस आवाज की ओर खींचा चला जाने लगा था कि अचानक उसके कानों से खून बहना शुरू हो गया। अगले ही पल उसे सब सुनाई देना बंद हो गया। वो चुड़ैल शायद जान चुकी थी कि वो इंसान उसका पति है और वो अपनी मधुर आवाज सुनाकर उसे मारना नहीं चाहती थी, तो उसने उसे हमेशा के लिए बहरा कर दिया। सुधाकर की वो बात सुनकर मैंने और एक सवाल लिखकर उसके सामने रख दिया। मैं समझ सकता हूं कि उस किसान पर क्या बीती होगी, पर अब वो किसान कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। गांव में और किसी बेकसूर इंसान की जान जाने से पहले मुझे उसकी पत्नी को रोकना है। सुधाकर ने वो कागज अपने हाथ में लिया और उसे पढ़ने के बाद बोला, किसान, किसान यही है। मैं ही हूं वो बदनसीब किसान। मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। सुधाकर की बात सुनकर मेरी भी आंखें भर आई। क्या कुछ नहीं सहा था उन दोनों ने। दोनों मासूम थे, गरीब थे, फिर भी उनके साथ कितना कुछ गलत हुआ था, कितना कुछ बुरा हुआ था। लेकिन फिर किसान ने अपनी आंखें पोंछ ली और कहा, जानता हूं जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, और जिन्होंने उसके साथ जो भी गलत किया था वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं अब तुम्हें रास्ता बताता हूं। पर शायद तुम सोचोगे कि ये उपाय मैं भी कर सकता था, पर मैं अगर ये उपाय करता तो शायद ही कोई मुझ पर विश्वास करता। पर तुम चाहो तो ये कर सकते हो। वो इन गांव वालों से कुछ नहीं चाहती, वो तो बस अपना सम्मान वापस चाहती है। तुम गांव वालों को साथ लेकर बस एक काम करो, उस पहाड़ी रास्ते के दोनों तरफ उसके नाम से एक छोटा सा मंदिर जैसा कुछ बना दो, और जो भी इंसान उस रास्ते से गुजरना चाहता है उसे कहो कि वो उससे प्रार्थना करे कि सफर के दौरान वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सुरीली भले ही इस दुनिया में नहीं है, पर वो आज भी उतनी ही गरीब और भोली है। बस इतना सा करो
वो किसी को कुछ नहीं करेगी। इस बात से शायद उसका दर्द कुछ कम हो जाए। बस उसका सम्मान करो। सुधाकर की आप बीती सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने अपने बाबा को तो खो दिया था, पर किसान का दर्द मुझसे कई ज्यादा था। अगले कुछ ही दिनों में मैंने सुधाकर के कहने के मुताबिक दोनों तरफ के गांव वालों से चर्चा की। मैंने गांव वालों को सुधाकर की सच्ची कहानी सुनाई और फिर सारे गांव वालों ने मिलकर सुधाकर की मदद की। और फिर जैसे सुधाकर ने बताया था ठीक उसी तरह सभी गांव वालों ने उस पहाड़ी रास्ते के दोनों तरफ सुरीली की एक एक मूर्ति बना दी। आज उस गांव का हर एक इंसान सुरीली की इज्जत करता है, उसका सम्मान करता है। और फिर एक रात ऐसे ही मैंने उस मूर्ति को प्रणाम किया, उसका सम्मान किया और बीच रात खुद उस रास्ते से गुजर कर देखा, पर तब मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। शायद सच में वो यही चाहती थी, वो बस अपना सम्मान वापस चाहती थी।